Hello everyone and welcome to Career Prep Zone, your one-stop destination for all UPSC oriented examination. I hope you all are doing well, keeping yourself safe. तो चलिए आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. अब इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं क्लास स्टार्ट होने से पहले. जब तक इस पूरे क्लास में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि यूनियन लिस्ट होती क्या है, कहाँ पे ये मेंशन है, इसके अलावा कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, अगर कोई डिबेट होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है. फिर देखेंगे स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, या स्टेट लिस्ट से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पहले थे अब उसको हटा दिए गए. सिमिलरली कंकरेंट लिस्ट में देखेंगे वो क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं, इन सब के बारे में हम कवर करेंगे. तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आप एक चेन मेंटेन कर सको. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि एक्चुअली में लिस्ट जो होता है, यानी कि हम अगर बात करते हैं लिस्ट की, यानी लिस्ट का मेंशन कहाँ पे है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है वो है 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यानी आसान भाषा में कितने टाइप के लिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं, 3 हिस्सों में वो बांटा गया है. पहला कहलाता है यूनियन लिस्ट, यानी सेंटर के हाथ में जो होता है. नेक्स्ट कहलाता है स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के हाथ में होता है. और तीसरा जो यूनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डील कौन करता है, दैट इज़ डेल्ट बाय द सेंटर, दैट इज़ पार्लियामेंट. तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर्स क्या हैं, पहले ये 97 थे, अब कितने हैं, 100 हैं, यानी 3 बढ़ाए गए हैं. अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो पहले यानी ओरिजिनल ये 66 थे, करंट कितने हैं, 61. और इसका मतलब मैं समझा दूं, इसका मतलब ये हो गया, ये जो 5 डिक्रीज़ हुआ है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया. अगर मैं बात करूं कंकरेंट लिस्ट की तो इसमें पहले 47 थे और अब करंट कितने हैं, 52. तो देखो कभी भी इस चीज़ में आप डाउट नहीं करोगे, अर्लियर और ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 66 है तो यानी कि कितना हुआ, -5. यहाँ देखिए ये क्या है, +5. यानी ऑल इन ऑल देखोगे तो एक चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आएगी, यहाँ जो -5 है ना, ये यहाँ पे +5 हो गया. इसका मतलब स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया. लेकिन अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं. अभी जो लेटेस्ट चेंज है वो है ट्रेड सर्विसेज, यानी टैक्सेस ऑन सर्विसेज. तो इसको लेके भी हम देखेंगे. आई होप यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया. अगर नहीं हुआ तो दोबारा सुन लो. यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट लेवल पे, और कंकरेंट लिस्ट मतलब यूनियन का भी सब्जेक्ट है और स्टेट का भी सब्जेक्ट है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट. और इससे एक और सवाल पूछा जाता है कि कंकरेंट लिस्ट किस देश में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, या हमने उसको कहां से कॉपी किया. इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया. अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने बोरोड फीचर्स के बारे में बात की तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा. तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया. चलिए अब बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, लेकिन डिटेल में. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि यूनियन लिस्ट जो होती है उसका मतलब होता है सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ें हुई है. अब सबसे पहले ना बच्चों के मन में यही होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि ये यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है. तो एक एक करके हम देखेंगे. सबसे पहला यूनियन लिस्ट का आसान मतलब हो गया सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी सारा पावर किसके पास है, सेंटर के पास. यानी सेंटर जब भी चाहे इसके से रिलेटेड लॉ बना सकती है. अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो यूनियन लिस्ट का साफ मतलब होता है कि ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग है. और आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि जो स्टेट लिस्ट में है उसमें सिर्फ 61 है, अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो 100 है. इसका मतलब 100% यूनियन लिस्ट क्या है, स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द स्टेट लिस्ट. थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इस शब्द को समझना, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ देना जो पूरे देश में बराबर हिस्सों में बांटी गई है. यानी कि क्या है, अगर मान लो हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, अगर हमें उसका इस्तेमाल करना है तो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, हम उसका इस्तेमाल करेंगे. यानी कि हमारे यहाँ क्या बनेगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन, यानी बराबर रहेगा. लेजिस्लेशन जो होगा वो हर जगह बराबर होगा, किसी एक एरिया को, किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा.
और मैं अगर लास्ट पॉइंट की बात करूं तो 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उन्होंने नया यूनियन लिस्ट में एक सब्जेक्ट ऐड किया जिसको बोलते हैं टैक्सेस ऑन सर्विसेज। यानी आप कोई भी सर्विस लेते हो तो उसके लिए जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे आप रेस्टोरेंट में ले रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, जो कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट के बारे में बताती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है, डिफेंस फोर्सेस। यानी अगर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात करूं तो क्या किसी एक स्टेट का उसके ऊपर अधिकार हो सकता है? जी नहीं। यानी किसका अधिकार है? सेंटर का अधिकार है। अगर सेंटर का अधिकार है तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट। अगर एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात करें तो आपको पता है कि कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट जब बनाया जाता है वो सेंटर के फंड से बनाया जाता है, और सेंटर उसमें क्या करती है, हिस्सेदारी तय करती है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक तरीके से क्या है, यूनियन लिस्ट। यानी इसके ऊपर डिसीजन कौन बना सकती है? यूनियन। थर्ड अगर हम बात करें, जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, यानी सेंट्रल उसको पैसा देती है, स्टेट नहीं देती, और इसके लिए हमेशा ऑल इंडिया एग्जाम क्रिएट किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो वहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात नहीं की गई है, या फिर अगर आप बात करोगे आईआईटी की तो वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम की बात नहीं कही है कि एक एरिया के लोग ही रहेंगे। हाँ, जनरल सब कुछ है कि जनरल, ओबीसी, रिजर्वेशन, वो सारी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ दिल्ली के बच्चों को ही आरक्षण मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल है? यूनियन लिस्ट के। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक, तो वहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि उसमें होता तो वो स्टेट में है, लेकिन पैसा जो भी लोग जमा करते हैं वो सरकार के पास जाता है और सरकार उसको डील करती है। यानी कि ऑल इन ऑल ये सारे के सारे क्या हैं? यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल। तो आई होप यूनियन लिस्ट से आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको डाउट होता तो हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या ये सबके लिए है? अगर सबके लिए है तो जनरली क्या कहलाता है? यूनियन लिस्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट विल बी डीलिंग विथ इज स्टेट लिस्ट। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है स्टेट लिस्ट को समझना कि स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो इलेक्शन होता है, जो स्टेट में इलेक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? दैट इज अंडर स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर कानून बनाती है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो वो कहलाता है स्टेट लिस्ट। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। अगर आपने पुलिस सिस्टम देखा होगा इंडिया में, तो पुलिस सिस्टम में आपको एक बात पता लगी होगी कि पुलिस सिस्टम में हमेशा क्या होता है कि कोई भी अगर स्टेट होता है तो उसके पास पावर होता है कि वो क्या करे, अपनी पुलिस को अपने हिसाब से अरेंज करे। तो ये जनरली स्टेट के लिए होता है। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पुलिस, या यूपी है तो यूपी पुलिस। यानी ऑल इन ऑल जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस मेंटेन की जाती है वो किसके अंदर होती है? स्टेट के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दैट इज पब्लिक हेल्थ। अब जैसे मैंने मोहल्ला क्लिनिक बताया, या कोई भी स्टेट जो हेल्थ स्कीम निकालती है, तो जो भी हेल्थ स्कीम निकालती है ना, जनरली वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट मीन्स एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। यानी याद रखिएगा, ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया एक क्वेश्चन है। आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर, बट एग्रीकल्चर एंड फिशरीज ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। यानी इसके ऊपर जो भी कानून बनाना चाहे वो स्टेट बनाएगा, सेंटर नहीं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेट के कुछ कानून हो सकते हैं सेंटर बनाए, वो कब होगा ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको लास्ट तक ये स्लाइड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आप देख रहे हो मैंने झारखंड का एग्जाम्पल दिया है, वहाँ की जो माइंस है अब उनको रेगुलेट करने के लिए वो किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की। और इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मिनरल्स के लिए, वो भी किसके अंदर आती है? दैट इज अंडर द स्टेट लिस्ट। इसके अलावा होता है लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़। अब आप लोग जब भी देखते होगे तो सेंटर इसके लिए लॉ नहीं बनाता है, इसके लिए कौन लॉ बनाता है? स्टेट। यानी स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आती है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद बात करें तो है कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब क्या हो गया? रोड है या शिपिंग है या किसी भी तरीके से रेलवे को छोड़ के, यानी कि सिर्फ स्टेट के अंदर वो चीज़ है, दूसरे स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक स्टेट के अंदर है, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन मीडियम का डीलिंग। यानी स्टेट लिस्ट के अंदर ये रोड लिखा है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, एंड देन दिस इज दी पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ के केस में भी आप याद रख सकते हो कि वहाँ पे भी क्या होता है? दैट इज अंडर द स्टेट लिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट?
अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर अभी इस पॉइंट पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसको आंसर कर दूंगा। ओके, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ अ डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंकरेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस टर्म का मतलब समझिए। इस टर्म का मतलब होता है, कॉन्करेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो स्टेट के अंदर भी लिखी गई है और सेंटर के अंदर भी लिखी गई है, यानी दोनों के लिए कॉमन है। अगर कॉमन है तो किसी एक को दे दे तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो इसीलिए हम थर्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए जो कहलाता है कंकरेंट लिस्ट, जो कि हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या बैठता है तो वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो CRPC लॉज होते हैं, यानी CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ होते हैं, वो सारे के सारे लॉ क्या होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी आप क्राइम करते हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही आपका पूरा डिस्टेंस रहता है माफ़ी मांगने के लिए या जो भी चीज़ आपको करनी है। इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसमें स्टेट भी इंक्लूडेड है और सेंटर भी इंक्लूडेड है। तो स्टेट और सेंटर दोनों होंगे तो हमेशा पलड़ा किसका भारी होता है, सेंटर का। लेकिन इसको नाम क्या दिया जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट बात करें अगर हम मैरिजेस एंड डिवोर्स की, तो मैरिज के केस में, डिवोर्स के केस में ये सारी चीज़ें हमेशा क्या मानी जाती है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। जैसे विजय माल्या देश छोड़ के भाग गए, अब उनका पैसा जो लेना है उसके बारे में जो लॉ है यानी लिस्ट है, ये कहाँ मेंशन किया गया है, दैट इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। आपको एक चीज़ समझनी है, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी क्या होती है। बैंकरप्सी मतलब उनके पास पैसे नहीं बचे और इंसॉल्वेंसी का मतलब वो ब्याज देने के लायक नहीं बचे। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स। आप जब भी एनिमल्स को देखोगे तो एनिमल्स को ये याद रखना कि एनिमल्स जो क्रुएलिटी है वो स्टेट के लिए नहीं बना है बल्कि सेंटर के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज एजुकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप अभी तक जो भी देख रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो चीज़ें हैं वो सब क्या होता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो जनरली एजुकेशन हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा माना जाता है। यही रीज़न है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चाहा तो कैंसिल कर दिया कि हमारे यहाँ फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या किया, एक रिवर्सल दे दिया और बोला कि नहीं, सेंट्रल हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, सितंबर के महीने में कराएंगे। तो ये जो बात हुई ना, इसका मतलब इस किसकी चली थी, ये स्टेट की भी सब्जेक्ट और सेंटर की भी सब्जेक्ट, लेकिन चली किसकी, सेंटर की। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल, यानी कोई भी चीज़ अगर देखेंगे आप मार्केट में, कभी भी कोई चीज़ शूट करती है तो वो जनरली प्राइस हमेशा रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, दैट इज थ्रू द कॉन्करेंट लिस्ट। लास्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होते हैं वो जनरली हमेशा क्या होते हैं, दोज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी ये क्या है, सेंटर भी रिलेटेड है और स्टेट भी रिलेटेड है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो मैं बड़ा इजी तरीके से बता रहा हूँ कि कभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर स्टेट में इलेक्शन लड़ना है तो वो कौन से लिस्ट के अंदर आएगा, 100% स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाउट होता है मन में, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए अब हम बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। ये एक्चुअली में काफ़ी चीज़ें बदलाव लेकर आई थी और इसके अंदर क्या बोला गया, CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो पहले स्टेट लिस्ट में थे, लेकिन उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहली चीज़ है एजुकेशन, यानी 1976 से पहले एजुकेशन वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट की जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ना तो स्टेट लिस्ट के पास पहले थी लेकिन अब किसके पास आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें दैट इज वेट्स एंड मेजर्स, यानी स्टैंडर्ड जो पूरा डेफिनेशन होता है कि वेट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाएगा, दीज ऑल थिंग्स आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट नाउ। अर्लियर किसके अंदर था, स्टेट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये पहले स्टेट लिस्ट के अंदर था, अब किसके अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर आपको जस्टिस चाहिए यानी जस्टिस का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे वो पहले स्टेट लिस्ट हुआ करता था, बट अब वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। और इन सबको कब मार्क किया गया है, अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर है, यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। आपके मन में पहला सवाल उठ रहा होगा कि सर
यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि स्टेट के क्या डिसीजंस को यूनियन ओवरलैप कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल नंबर 249 के अंदर पार्लियामेंट ने पावर दिया हुआ है, जिसके अंदर पार्लियामेंट ये करेगी कि जो भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में है। कैसे इंटरेस्ट में? नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब सबका फ़ायदा होने वाला है। अब ये कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब 3 कंडीशन हो। पहला, जब कोई राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देता है कि नहीं, आपको क्या करना है, ये स्टेट लिस्ट के बारे में डिस्कशन करना है, तो अगर वो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देता है तो उसके इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, ये जो भी पावर्स हैं उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये किसके अंदर आया है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो बताओ स्टेट का जो पावर है वो क्या स्टेट के पास ही रहेगा? नहीं, सारा पावर किसके पास आ जाएगा? यूनियन के पास। इसीलिए यूनियन क्या बोलेगी? इसको बोलेगी यूनियन लिस्ट के ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है कि मान लो 2 स्टेट्स हैं आप आसपास में, और दोनों स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि ठीक है सर, ये जो आप बार बार मुझे बोल रहे हो ना पुलिसिंग का सिस्टम है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं कि इसको सेंट्रली क्या करें, भेजें। तो अगर 2 से ज़्यादा स्टेट इसको पास कर देते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, एक डिस्कशन होगा कि इसको किसके अंदर लाया जाए, स्टेट लिस्ट के अंदर लाया जाए। तो अगर जब भी आपको कभी कोई डाउट हो तो हमेशा ये याद रखिएगा कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में क्या डिफरेंस होती है। क्लियर है? तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। देखिए, वीडियोस छोटी ज़रूर होती हैं बट क्रिस्प होती हैं, शॉर्ट होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टडिंग सो मच दीज डेज कि आप अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ने को। ये क्लास आपको शायद हो सकता है 30 मिनट्स 35 मिनट्स में ख़त्म होता अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करता तो, लेकिन यूपीएससी में अगर आप इस बुक को पढ़ने के बाद, यानी इस PDF को पढ़ने के बाद एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर जा रहे हो। और जल्दी से करियर प्रेप जोन के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, PDFs, ये सारी चीज़ें मिलती रहें। फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पे आप ड्राइव से जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप रहेंगे तो आप मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें, डेली कोड्स या इसके अलावा जो क्लास शेड्यूल होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय भारत, जय हिंद।